हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इससे जस्ट पहले हम लोगों ने बेसिकली कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ा। हमने ये समझा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर्स होते हैं। उनके पावर्स के बारे में भी हम लोगों ने जाना। साथ ही साथ में हमने ये इंश्योर किया, हम लोगों ने ये समझा कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि हर इलेक्शन कमिश्नर की जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो इंश्योर होगी, और साथ ही साथ में उनका रिमूवल का प्रोसीजर भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पर चाहिए थी स्पेशल मेजॉरिटी। तभी जा करके कोई भी गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, तभी जा करके कोई भी गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन में जितने मेंबर्स हैं उनको रिमूव कर सकती थी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें से हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस मेंटेन करी जाती है, और ये इंश्योर किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो मेंबर्स हैं वो सही तरीके से फेयर तरीके से काम कर पाए, बिना किसी गवर्नमेंट के डर के, बिना किसी गवर्नमेंट के फेवर के। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने समझी। अब हम और ज़्यादा डिटेल में फंक्शंस को समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? इट सुपरवाइजेज द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर्स लिस्ट। इट मेक्स एवरी एफर्ट टू इंश्योर दैट द वोटर्स लिस्ट इज फ्री ऑफ एरर्स like non-existence of the name of registered voters, and existence of the names of those non-eligible और non-existence। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि देखो, अप टू डेट वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर करना होता है। ठीक है। तो जब भी हमें एक ऐसी वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है जो अपडेटेड हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए बेसिकली वोटर्स लिस्ट को फ्री ऑफ एरर्स बनाना पड़ेगा। ठीक है। फ्री ऑफ एरर्स बनाने के लिए क्या करना होगा कि अगर ऐसे व्यक्ति जो नॉन एलिजिबल वोटर्स है उनका भी अगर नाम है तो उसको हटाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एलिजिबल वोटर है लेकिन तब भी उसका नाम नहीं है, तब भी उसका नाम नॉन एग्जिस्टेंस है किसी एरर की वजह से, तो उसका नाम ऐड करना होगा लिस्ट में, वोटर लिस्ट में, ताकि जो हमारी वोटर की लिस्ट है वो फेयर तरीके से हो और उसमें सभी व्यक्तियों के नाम रहे जो कि एलिजिबल वोटर्स में आते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहला फंक्शन है, वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना। ठीक है। समझ में आ गया? इसी चीज़ का दूसरा नाम जो है ना, इस चीज़ को कहा जाता है इलेक्टोरल रोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्टोरल रोल कहा जाता है। वो भी, इसका मतलब भी सेम है कि वोटर्स लिस्ट को प्रिपेयर करा जाता है। सबसे पहला ये काम है किसका? इलेक्शन कमीशन का। ये सबसे पहला काम है। दूसरा फंक्शन क्या है जी? दूसरा फंक्शन है दैट इट ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइमिंग्स ऑफ इलेक्शंस एंड प्रिपेयर्स द इलेक्शन शेड्यूल। ठीक है। तो टाइमिंग ऑफ इलेक्शन कब होंगे, कब इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कब इलेक्शन होंगे, पार्लियामेंट में इलेक्शंस कब होंगे, उसकी टाइमिंग क्या होगी, वो चीज़ डिसाइड करना है। साथ ही साथ में इलेक्शन शेड्यूल को प्रिपेयर करना कि किस दिन होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि हर दिन लगातार इलेक्शन होते हैं, नहीं, एक स्पेसिफिक डेज होते हैं। तो वो जो पूरा का पूरा जो शेड्यूल होता है, पूरी की पूरी जो टाइमिंग्स होती है इलेक्शन से रिगार्डिंग, वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो डिसाइड करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Election schedule includes the notification of election, the date from which nominations can be filed, last date for filing nomination, and the last date of scrutiny, and the last date of withdrawal, the date of polling, and the date of counting, and the declaration of result। ये सारी चीज़ें आती है जब भी हम इलेक्शन शेड्यूल की बात करते हैं। सो इलेक्शन शेड्यूल एक काफ़ी वाइड टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। पहली चीज़ क्या? पहली चीज़ है इलेक्शन का नोटिफिकेशन, कि इस दिन से भारत में जनरल इलेक्शन होंगे। ठीक है। तो वो चीज़ का नोटिफिकेशन देना। दूसरी चीज़ है कि कौन सी तारीख से जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, अपने नॉमिनेशन को फाइल कर सकते हैं, तो दूसरा वो डेट देना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन। लास्ट डेट क्या होगी? स्क्रूटिनी किस तरीके से, कौन सी लास्ट डेट में करी जाएगी? स्क्रूटिनी का मतलब ये है कि एलिजिबिलिटी चेक करी जाएगी, हर कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा, स्क्रूटिनाइज किया जाएगा कि इन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं कि नहीं। ठीक है। अदर रिकॉर्ड्स को चेक किया जाएगा ताकि कोई इन एलिजिबल कैंडिडेट ना खड़ा हो सके। क्लियर हो गया? तो उसकी लास्ट डेट डिसाइड करी जाएगी। विड्रॉल की लास्ट डेट डिसाइड करी जाएगी। अगर किसी को विड्रॉ करना है, अगर किसी को कॉन्टेस्ट नहीं करना है इलेक्शन, तो उसकी लास्ट डेट क्या है विड्रॉ करने की, उसके बाद वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो उसकी लास्ट डेट। पोलिंग, यानी कि यहाँ पर डेट ऑफ पोलिंग होगा, किस दिन एग्जैक्टली वोटिंग करी जाएगी और किस दिन काउंट करी जाएगी और किस दिन फाइनली रिजल्ट आ पाएंगे। ये सारा का सारा शेड्यूल होता है, और ये सारी चीज़ें कौन तय कर रहा है? सब कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिटेल में सब कुछ बताती है, सारी चीज़ें वही डिसाइड करती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस द इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू टेक डिसीजंस टू इंश्योर अ फ्री एंड फेयर पोल। सो इस पूरे प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो सारे स्टेप्स ले सकते हैं
जिससे हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन कराया जा रहा है वो फ्री और फेयर तरीके से कराया जा सके। इसके लिए क्या कर सकते हैं, वो पोस्टपोन कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं इलेक्शन को पूरी की पूरी कंट्री में या एक स्पेसिफिक स्टेट में या एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी में। किस बेसिस पर? इस बेसिस पर कि जो एटमॉस्फेयर है ना वो अभी ठीक नहीं है। जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है इलेक्शन कराने का कंट्री में, वो ठीक नहीं है। और इसकी वजह से अभी हम इलेक्शन को डिले कर रहे हैं और क्या करेंगे, और फिर उसके बाद में जा कर के जो है इलेक्शन करवाएंगे जब हमें सिचुएशन लगेगी कि ठीक है। कैसे सिचुएशन में पोस्टपोन कर दिया जा सकता है? हो सकता है मे भी सिचुएशन ऐसी हो कि कुछ कैंडिडेट्स ने ऐसी ऐसी स्पीच दे दी जिसकी वजह से दो कास्ट लड़ रही है आपस में, या दो रिलीजन ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में थोड़ी ना इलेक्शन करवाएंगे हम लोग। ऐसी कंडीशन में थोड़ी ना लोगों को बोलेंगे कि आओ आकर के वोट करो। फ्री फेयर तरीके से नहीं हो पाएगी चीज़ें। ठीक है, कुछ लोग डर भी जाएंगे कि नहीं, हम अभी हमें वोट नहीं करने जाना क्योंकि हो सकता है हमारे ऊपर अटैक कर दिया जाए। समझ पा रहे हो? तो जब सही कंडीशन लगेगी, क्योंकि हमारा काम है फ्री और फेयर तरीके से इंश्योर करना। ठीक है, तो जब सही कंडीशन लगेगी तभी वो करवाएंगे। अगर लग रहा है कि अभी कुछ गड़बड़ हो सकती है, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, अभी स्टेबिलिटी नहीं है, तो कैंसिल करा जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है। समझ गया? समझ में आ गई? तो ये यहाँ पर हम लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग करनी थी। इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, द कमीशन ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स। क्या बोला जा रहा है कि जो कमीशन है वो क्या कर रही है, कमीशन बेसिकली एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर करती है पार्टीज़ के लिए भी, कैंडिडेट्स के लिए भी। नया शब्द हो सकता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या होता है भाई? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाम से वैसे समझ में आ रहा होगा, एक कोड है किसका? कंडक्ट का। कंडक्ट का मतलब क्या है? बिहेवियर का, कि पार्टीज किस तरीके से बिहेव करेगी और कैंडिडेट्स किस तरीके से बिहेव करेंगे, उसके लिए एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस दे दी जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कि ऐसा बोला जाता है, देखो जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो ऐसा कोई स्पीच नहीं देगा जिसकी वजह से वो दूसरे कैंडिडेट्स की जो पर्सनल लाइफ है उसमें उसको एक तरीके से पूरी दुनिया के सामने लेकर के आए। ठीक है, कोई किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं करेगा, कोई किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा और क्रिटिसाइज़ करते करते उसके रिलेटिव्स के बारे में गलत बोल दे, उसके फैमिली के बारे में गलत बोल दे, कोई ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई किसी को पर्सनल अटैक नहीं करेगा, ये गाइडलाइंस के तौर पर होता है। कुछ गाइडलाइंस ये कहती है एमसीसी में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ गाइडलाइंस ये बोलती है कि कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पार्टी ब्राइब नहीं करेगी, पैसे नहीं देगी। ठीक है, जैसे जनरली क्या होता है, शराब का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें मना करी जाती है और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में ये भी बोला जाता है कि जब भी पोलिंग डे होगा, जिस दिन वोट डाले जा रहे होंगे, उस दिन हर पार्टी, हर कैंडिडेट क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोऑपरेट करेगा। जैसा हम बोलेंगे वैसा करोगे उस दिन। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक बिहेवियर गाइडलाइंस है, एक प्रॉपर गाइडलाइंस जो होनी चाहिए, उसको इंश्योर करवाती है, उसको फॉलो करवाती है। क्लियर है? समझ पा रहे हो? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी। और क्या दिया हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो हम लोगों ने समझ लिया, और क्या दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्या है लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन? है दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अकॉर्ड्स रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट सिंबल्स टू ईच ऑफ देम। हर पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज कौन करती है कि ठीक है आप पॉलिटिकल पार्टी हो और आप इलेक्शन लड़ सकते हो, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ इलेक्शन कमीशन करती है। साथ ही साथ में सिंबल्स का एलोकेशन भी करती है। ठीक है, ये भी तो इंश्योर करना होता है ना कि एक पार्टी के पास जो सिंबल इलेक्शन है वो दूसरी पार्टी यूज़ ना करे। समझ रहे हो? तो फेयर एलोकेशन होना पड़ेगा ना इसके लिए सिंबल्स का। ठीक है, तो जो बीजेपी का जो पार्टी चुनाव है या फिर जो कांग्रेस का जो पार्टी चुनाव है, ऐसा नहीं है कि वो कोई और पार्टी यूज़ करने लगेगी और वही सेम टू सेम चीज़ कोई और किसी और को अलॉट कर दिया जाएगा। नहीं, प्रॉपर तरीके से एलोकेशन होगा कि कौन सी पार्टी का क्या सिंबल होगा। ये चीज़ डिसाइड कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा और इंश्योर करेगा कि जो पार्टीज़ के, जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ के जो सिंबल है वो कोई छोटी पार्टीज़ यूज़ ना करें। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये सारे का सारा जो भी मैटर है पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ, उनको रिकॉग्नाइज करने का और उनको सिंबल्स देने का, ये सारा काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा जो भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़े, चाहे वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना हो, या फिर इलेक्शन के शेड्यूल को डिसाइड करना हो, या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करवाना हो, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करना हो। और ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं लेकिन वो ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। अभी फिलहाल बुक में इतना ही दिया हुआ है, तो केवल हम जनरल नॉलेज के तौर पर यही सारी चीज़ों को हमें समझना होगा। इट कंडक्ट्स द इलेक्शन विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। एक चीज़ यहाँ पर समझो, इलेक्शन कमीशन जो है ना, उसके पास अपना खुद का स्टाफ बहुत कम है।
बहुत कम लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन में काम करते हैं। तो इसकी वजह से हमें पता है कि इलेक्शन में तो बहुत सारे लोगों की मदद चाहिए होगी, है ना? तभी तो इलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि पूरी कंट्री में इलेक्शन करवाना होता है, तो बहुत सारे लोगों का एक साथ आना होता है, उनको बहुत सारे काम करने होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की मदद लेनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसके नीचे लेवल पर जो भी काम करते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है? गाँव के लेवल पर जो भी काम करते हैं, ये सारे के सारे क्या हुए? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हुए। तो इन सब की मदद से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है? इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है। During the election process, the administrative officers of the state and the central governments, they are assigned election-related duty, and in respect, the election commission has full control over them. इस चीज़ को समझो यहाँ पर। जब हम ये कह रहे हैं कि जब इलेक्शन प्रोसेस होता है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, उनको इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी दी जाती है। कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसी को पोलिंग ऑफिसर बनाया जाता है, पोलिंग बूथ को जो एक तरीके से इंश्योर करेगा। किसी और को कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है? तो अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, और ये ऑफिसर्स कौन है? वही ऑफिसर्स है जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है? तो ये ऑफिसर्स को उस दिन इलेक्शन को फेयर तरीके से कंडक्ट कराने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का इनके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। जब हम ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, इसका मतलब ये है कि वो चाहे तो ऐसे ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में अगर गवर्नमेंट इनका ट्रांसफ़र कर रही है तो उसको रोक भी सकती है, ठीक है? अगर उन लोगों ने कोई ऐसा काम करा जो कि क्या किया गया है, जो कि पार्टीज़न तरीके से किया गया है, ठीक है? पार्टीज़न तरीके से किया गया है, मतलब किसी को फ़ेवर कर दिया कुछ, ठीक है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को कुछ फ़ेवर कर दिया, जो कि नहीं किया जाना चाहिए था, जो कि फ्री और फेयर इलेक्शन के खिलाफ है, तो ऐसे में उनके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। समझ पा रहे हो? ये सारी पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ज़िम्मेदारी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोल रहा है दैट यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन विद इन द कंट्री। तो इस चीज़ के लिए उसके पास पावर भी होनी चाहिए, और पावर क्या होनी चाहिए? पावर होगी एक्शन लेने की। तो ये सारे एक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले सकती है इन सभी ऑफिसर्स के खिलाफ, जिनको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी कि वो फेयर तरीके से ये सारे काम करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने बेसिक आइडिया समझ लिया, पावर्स के बारे में भी समझ लिया, इलेक्शन में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का क्या रोल होता है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनकी मदद लेता है पूरी इलेक्शन को सही तरीके से करवाने में, ये चीज़ तो हमने समझ ली। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा-सा और जानकारी लेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि इट हैज़ एक्टेड इन द इम्पार्शियल एंड द अनबायस्ड मैनर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो आज़ादी से लेकर के अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत इम्पार्शियल तरीके से काम किया है, अनबायस्ड तरीके से काम करा है, ताकि हमारे यहाँ पर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ना, हमारे यहाँ पर जो चुनाव की जो एक पवित्रता है कहीं ना कहीं वो मेंटेन करी जा सके। ठीक है। तो इतने इम्पार्शियल तरीके से काम किया गया है। अब हम थोड़ा सा रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज के टाइम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ज़्यादा इंडिपेंडेंट और असर्टिव हो रहा है दैन इट वाज 20 ईयर्स अगो। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 साल के कंपैरिजन में, 20 साल पहले अगर हम बात करें, उसके मुकाबले आज के टाइम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, और साथ ही साथ में और ज़्यादा असर्टिव है। असर्टिव का मतलब है अपनी पावर को और ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ कर रहा है। ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि 20 साल पहले उसके पास कोई पावर नहीं थी। नहीं, पावर थी, लेकिन आज के टाइम में वो अपनी पावर को और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहा है, और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पावर मिली थी, ऐसा नहीं है कि पावर इंक्रीज़ कर दी गई है। नहीं, पावर वैसी की वैसी है, लेकिन पावर को इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि अगर कोई कुछ कैंडिडेट कुछ गलत करता है, तो तुरंत एक्शन लिया जाता है उसके ऊपर। ठीक है। अगर सपोज़ उसने कुछ ब्राइबिंग वगैरह करी, ठीक है, कुछ कपड़े वगैरह बाँटे, तो फिर अपोजिशन पार्टीज़ क्या करेगी? तुरंत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट कर देगी। ठीक है। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो एक्शन लेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली जो डिज़ायरेबल एक्शन है, जो भी सूटेबल एक्शन उस कंडीशन में लगता है, वो एक्शन लिया जाता है। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई हेट स्पीच दे रहा है, कोई कह रहा है रिलीजन के बेसिस पर वोट करो, ठीक है, क्योंकि देखो आप भी देखते होंगे अपने आसपास जब चुनाव होता है, जनरल इलेक्शन होते हैं, तो कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर कितना ज़्यादा डिवाइड हो जाता है पूरी सोसाइटी में।
क्यों? क्योंकि हर कोई एक पर्टिकुलर रीजन को टारगेट कर रहा है, हर कैंडिडेट एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट कर रहा है ना? जितना ज़्यादा हो सकता है जो लोग हैं उनको लुभाने की कोशिश करी जाती है, ठीक है? ये चीज़ हम लोग देखते भी हैं। तो इस कंडीशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत असर्टिव रोल प्ले करना होता है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है कि अच्छा किसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया है और किसने वॉयलेट किया है, और अगर वॉयलेट कर दिया है किसी ने तो फिर उनको पनिशमेंट के तौर पर ये भी दिया जाता है कि आप कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप क्या नहीं करोगे, आप कैंपेनिंग नहीं करोगे, ठीक है? तो कैंपेन करते करते, अपना चुनाव प्रचार करते करते कुछ गलत बोल दिया उन्होंने, ऐसा चीज़ जो नहीं बोलनी चाहिए थी, तो फिर किसी को मे बी हो सकता है रिलीजन के बेसिस पर या फिर कास्ट के बेसिस पर कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी हो, ठीक है? मिसयूज़ कर दिया गया होगा, तो फिर उस कंडीशन में कुछ सर्टेन टाइम लिमिट के अंतर्गत उनको ये भी बोल दिया जाता है कि आप क्या नहीं करोगे, आप कैंपेनिंग नहीं करोगे, तो चुनाव प्रचार ही रोक दिया जाता है, ठीक है? समझ पा रहे हो? तो कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, आज के टाइम में और ज़्यादा असर्टिव तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रोल प्ले कर पा रहा है, ठीक है? और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी पावर्स को यूज़ कर रहा है। इतना इन कंपैरिजन टू 20 ईयर्स बिफोर, 20 साल पहले के कंपैरिजन में ये चीज़ आज के टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हो पा रही है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ तो हम लोगों ने समझ ली। अब लास्ट पैराग्राफ बचता है। लास्ट पैराग्राफ में बेसिकली बस थोड़ा सा रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है कि अब तक आज़ादी से लेकर के अब तक क्या क्या चीज़ें आखिरकार इलेक्शन कमीशंस ने करी है, ठीक है? किस किस तरीके से और इंपॉर्टेंट चीज़ें करी गई है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। इन द पास्ट 65 ईयर्स, ये 65 तो नहीं होगा, यहाँ पर तो आज़ादी हो गई है, तो अभी हम लोगों ने 2024 में 78th इंडिपेंडेंस डे बनाया था, अभी 2025 में हम लोग 79th मनाएंगे, तो यहाँ पर 78 होना चाहिए, ठीक है? एंड 16 लोकसभा इलेक्शन, 16 नहीं 18 लोकसभा इलेक्शन हो गए हैं, 18th लोकसभा आ गई है हमारी, ठीक है? सो इन द पास्ट 65 ईयर्स 18th लोकसभा इलेक्शन हैव बीन हेल्ड एंड many more state assembly elections and by elections have been conducted by the election commission, ठीक है? बाई इलेक्शंस क्या होता है? बाई इलेक्शंस का मतलब है सपोज कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने रिज़ाइन कर दिया या फिर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेथ हो गई, तो क्या होगा वहाँ पर उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा से इलेक्शन होगा, उस चीज़ को कहा जाता है बाई इलेक्शन, ठीक है? तो बहुत सारे स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए, बहुत सारे बाई इलेक्शंस हुए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कराए, और इस टाइम पीरियड में इन सब इलेक्शंस को कराने में बहुत सारे डिफिकल्ट चैलेंजेस को भी उसको फेस करना पड़ा, जैसे कि पंजाब में, आसाम में, साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज़ थे, तो वहाँ पर भी उनको इलेक्शन कराने पड़े। अब मिलिटेंसी है तो क्या होगा, लोग डरेंगे वोट करने से, ठीक है? तो लोगों को उत्साहित करना कि आओ भाई वोट करो, डरो मत, ठीक है? और सिक्योरिटी को इंश्योर करना जहाँ पर वोटिंग करी जा रही है, क्योंकि हो सकता है कोई मिलिटेंट ग्रुप आकर के अटैक कर दे। ये बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ थी जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फेस करी है, ठीक है? और कुछ और सिचुएशन बताई गई है, जैसे 1991 में क्या हुआ, 1991 में मिड वे में ही यानी कि बीच में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ा, इलेक्शन को रोकना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था। कैंपेनिंग जब राजीव गांधी कर रहे थे तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, उनको असैसिनेट कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था, तो सिचुएशन अच्छी नहीं थी, ठीक है? सिचुएशन खराब थी, तो सिचुएशन को देखते हुए पोस्टपोन कर दिया गया, बोला गया कि नहीं भाई अभी नहीं करेंगे, कुछ समय के बाद करेंगे जब कंट्री की सिचुएशन ठीक ठाक होगी और लोगों को लगेगा कि हाँ अभी वो सही तरीके से डिसीजन ले सकते हैं कि उनके लिए बेटर कैंडिडेट कौन सा होगा, ठीक है? इसके अलावा 2002 में क्या हुआ, 2002 में कुछ और क्रिटिकल सिचुएशन आई, जैसे गुजरात असेंबली में क्या हुआ था, गुजरात असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया और वहाँ पर फिर क्या हुआ, इलेक्शंस करवाए गए, ठीक है? तो ये सारी कुछ ऐसी सिचुएशंस रही जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रही, बट इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने उस टाइम पीरियड में क्या हुआ गुजरात में, इलेक्शन कमीशन ने फाउंड किया दैट देयर वाज एन अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस इन दैट स्टेट दैट हैड इट मेड इम्पॉसिबल टू हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है? तो 2002 में जो गुजरात में राइट्स चल रही थी, जो दंगे चल रहे थे, उसके बेसिस पर इलेक्शन कमीशन को लगा कि अभी ठीक नहीं है, भले ही वो गवर्नमेंट वहाँ पर गवर्नमेंट गुजरात की जो असेंबली है वो क्या हो गई हो, डिसॉल्व कर दी गई हो, उसको भंग कर दिया गया हो, लेकिन अभी सिचुएशन ठीक नहीं है कि हम तुरंत ही इलेक्शन करने लगे, ठीक है? तो समझ रहे हो, अपनी कंडीशंस के मुताबिक, उस सिचुएशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसीजन लेता है। जब उसको लगता है कि ठीक है, सब सिचुएशन ठीक है, हर कैंडिडेट सही तरीके से जो है कैंपेनिंग कर रहा है, हर वोटर सही तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकता है, ऐसी पीसफुल सिचुएशन है, तभी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आगे के लिए प्रोसीडिंग बढ़ाते हैं, अदरवाइज पोस्टपोन कर दी जाती है चीज़ें। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या करा, पोस्टपोन करने की बात करी, एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन को अपहेल्ड करा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सपोर्ट किया कि ठीक है अभी सिचुएशन ठीक नहीं थी,
और सही तरीके से वोटर्स जो है अपने राइट टू वोट को इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये हम लोगों ने क्या करा, ये सारी चीज़ें से हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग ली कि भले ही अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस की बात करें तो वो हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा, और हम लोगों ने कहा भले ही कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना रही हो, बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे टाइम पीरियड में बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फेस करनी पड़ी, बट सैंक्टिटी ऑफ इंडियन इलेक्शन, जो इंडियन इलेक्शन की जो पवित्रता है, उसको मेंटेन किया गया था। हर बार मेंटेन करने की कोशिश करी गई है, और उसके लिए जो जो नेसेसरी स्टेप्स हो सकते थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको उठाया है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, और आगे भी रहेगा हमेशा इंडिया में फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराने में। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, पूरा का पूरा टॉपिक हो गया कंप्लीट। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग अपने लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम क्या है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है, समझ में आई चीज़ें तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।